हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन मैच करते हैं और उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट हम लोग को डिस्कस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज्ड डिविडेंड डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। हम लोग अभी तक जो सम्स बनाए बच्चों, आपने प्रपोज्ड डिविडेंड भी देखा है, डिविडेंड भी देखा है और एक और वर्ड है इंटरिम डिविडेंड। तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि ट्रीटमेंट तीनों का सेम है कि जो डेबिट साइड में टू बैंक लिखते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेगेटिव में दिखता है और क्रेडिट साइड में जो पीएल लिखते हैं वो ऊपर में ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ ऐड होता है तीनों में। ठीक है, तीनों के तीनों केस में, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, आखिर ये होता क्या है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट हम लोग 10 मिनट्स में क्लियर करेंगे। On the basis of information given by Aradhana Limited, prepare cash flow statement for the year ending 31st March 2021. ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख 30 हजार हो रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है 3.5 लाख से 3 लाख 70 हजार हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, घट रहा है। ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, इन्वेंटरी है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिवेंचर है तो इसका इंटरेस्ट अकाउंट बना लेंगे। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। प्रोविजन फॉर टैक्स है, मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट है। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्लास के जैसा दिख रहा है, बस इसमें क्या है, कह रहा है डिवेंचर 1 अप्रैल 2020 डिवेंचर का जो रिडेम्पशन हुआ है, डिवेंचर आप देख रहे हो 4 लाख से 2 लाख हो गया है, तो वो साल की शुरुआत में हुआ है। तो 4 लाख का से जो 2 लाख हुआ है, तो जो 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन है वो साल की शुरुआत में कर दिए थे और पूरे साल भर 2 लाख रुपए यूज हुआ है, तो 2 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और इस क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हुआ है और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं था और डिबेंचर का रिडेम्पशन साल के अंत में हुआ था, जबकि इस क्वेश्चन में टैक्स रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया हुआ है और डिबेंचर का रिडेम्पशन साल के शुरुआत में हो रहा है। बाकी तो बिल्कुल सेम है। तो लेजर कौन कौन सा बना लेंगे, शेयर कैपिटल बना लेते हैं, उसके बाद 10% डिबेंचर और इंटरेस्ट बना लेते हैं 3, प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेंगे 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसका डेप्रिसिएशन 6, इंटेंजिबल एसेट 7, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 8। तो 8 लेजर बनाना है, आइए बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी चेंजेस है। और इंटेंजिबल एसेट में इस क्वेश्चन में पेटेंट दिया हुआ है। आइए वैल्यू पुट अप कर देते हैं।
टैक्स पेड 2,80,000 बोल रहे हैं। और ये 4 लाख में जो रिडम्पशन हुआ है 2 लाख रुपए, ये साल के शुरुआत में हुआ है। तो 4 लाख में 2 लाख रुपए का रिडम्पशन साल के शुरुआत में हो गया है ना। तो फिर कितना बचा साल के शुरुआत में? 2 लाख। 4 लाख रुपए में साल के शुरुआत में 2 लाख रुपए का रिडम्पशन हो गया, तो साल के शुरुआत में कितना बचा? 2 लाख। तो यूज कितना किए साल भर? 2 लाख। तो ब्याज कितना आएगा? 2 लाख पे 10% जो यूज किए हैं। बाकी कॉमन सेंस लगा दीजिए। पेटेंट को 8,000 रुपए को एमोटाइज कर रहे हैं। चलिए फटाफट फटाफट कॉपी करिए।
ट्रांसफर टू रिजर्व डिविडेंड तो है नहीं, क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है। डिक्रीज इन करंट एसेट है नहीं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है, उसका बाइफर्केशन दिया हुआ है, क्रेडिटर भी इंक्रीज है, बिल्स पेबल भी इंक्रीज है।
हाफ मिटा दे रहे बच्चों।
डन। क्वेश्चन नंबर 18 ओवर। दो मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। देखो बच्चों, कभी भी हम लोग का जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ में एक मीटिंग करती है, जिसको बोला जाता है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एक्चुअली ये सारे का सारा गैप कंपनी लॉ में लिखा हुआ है और हमको आपको कंपनी लॉ पढ़ाना नहीं है। तो कंपनी लॉ में 3 डेट दिया हुआ है कि तीनों में से जो अर्लीस्ट होगा उसमें कंपनी को अपने शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग करना है। देखो बच्चों, कंपनी को फंड कहां से मिलता है? शेयर होल्डर से। तो जब शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देंगे तो उससे हिसाब मांगेंगे ना, भाई तुम क्या करते हो, हमारे पैसे का हिसाब दो। तो कंपनी शेयर होल्डर को हिसाब देने के लिए एक मीटिंग कंडक्ट कराती है, जिसको बोला जाता है एनुअल जर्नल मीटिंग। कंपनी लॉ में 3 डेट्स प्रेस्क्राइब किया गया है कि ये तीनों में से जो भी पहले हो उसमें कंपनी को अपने शेयर होल्डर लोग के साथ मीटिंग कर लेना है। और जनरली ये जो डेट आता है, ये डेट आता है 30 सितंबर का। ये कौन सा डेट आता है? 30 सितंबर। 30 सितंबर इज लास्ट डेट। ठीक है, जनरली 30 सितंबर एक लास्ट डेट होता है। तो जैसे मान लो हम लोग का अकाउंटिंग ईयर था 2021-22, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर था 2021-22। 2021-22 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। तो कंपनी इस पीरियड में जो बिजनेस की, जो भी पैसे का लेन देन की, जो भी पैसा कमाई, जो भी बिजनेस एग्जीक्यूशन की, उसका हिसाब अपने शेयर होल्डर को कब देगी? 30 सितंबर 2022 से पहले पहले दे देना है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में यू विल फाइंड कि कंपनी लोगों के बीच में अगस्त और सितंबर में ये मीटिंग्स बहुत होता है।
ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी कंपनियां होती है वो अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में शेयर होल्डर के साथ ये मीटिंग कंडक्ट करती है। इसके लिए पूरा एक ऑडिटोरियम बुक किया जाता है, ठीक है, और अच्छा खासा मीटिंग वगैरह होता है। और कुछ कुछ कंपनी लाइक अगर हम जियो का बात करें तो आप लोगों को पता है जियो का जियो टीवी है ना? तो जियो का जो जियो टीवी है उसमें लाइव टेलीकास्ट होता है। तो ये आपको सितंबर के पावन महीने में ये देखने को मिलेगा। तो जनरली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 21-22 में बिजनेस हुआ तो कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कब तक कर लेना है? 30 सितंबर तक। मतलब 30 सितंबर इज लास्ट डेट, इससे पहले मीटिंग कर लेना है। अब मान लो कंपनी अगस्त के महीने में या 15 सितंबर को कंपनी ने शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें कंपनी अपना पूरा हिसाब देगी कि कंपनी का पास्ट क्या था, कंपनी का प्रेजेंट क्या है, कंपनी कहां पैसा लगा रखी है, कौन कौन सा बिजनेस कर रही है, कंपनी फ्यूचर में क्या सोच रही है, सब चीज का हिसाब किताब देती है। साथ ही साथ यहाँ पर शेयर होल्डर को बताती है कि शेयर होल्डर सपोज हम लोग 1 लाख रुपए कमाए, मान लो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या बोलेगी कि हम लोग 1 लाख रुपए कमाए, हम चाहते हैं इसमें से 30,000 रुपए आप लोगों को बांट दे, इसमें से 30,000 आप लोगों को बांट दे, बाकी 70,000 हम लोग रख ले ताकि बिजनेस में ग्रो करवा सके। सिंपल सा बात है, आप जितना पैसा कमाएंगे अगर सारे का सारा पैसा निकाल लेंगे तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? आप जितना पैसा कमाते हैं आप उसमें से थोड़ा छोड़ कर ही निकालिए, बाकी जो पैसा बिजनेस में रह जाएगा वो बिजनेस का कैपिटल मजबूत करेगा, जिससे बिजनेस ग्रो करेगा। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोल रही है सपोज कि हम लोग 1 लाख रुपए कमाए, हालांकि जब ये मीटिंग होता है तो बात खरबों में होता है कि कंपनी ने इस साल 1,000 करोड़ रुपए कमाया, कंपनी ने इस साल 600 करोड़ रुपए कमाया, इस तरीके से बात होता है। ठीक है, तो बेहोश ना हो जाओ इसलिए छोटा एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कंडक्ट की 15 सितंबर को, अपने शेयर होल्डर को क्या बोल रही है कि हम 1 लाख रुपए कमाए हैं, इसमें से 30,000 रुपए हम क्या करेंगे, आप लोगों को डिविडेंड के तौर पर बांटेंगे। तो इसको बोला जाता है प्रपोज डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रपोज कर रही है कि हम 1 लाख रुपए कमाए हैं, हम इसमें से 30,000 देना चाहते हैं, बताइए आपका क्या इसमें राय है? शेयर होल्डर बोलेंगे अग्री अग्री अग्री, तो 30,000 रुपए दे दिया जाएगा। शेयर होल्डर लोग के पास पावर होता है कि वो डिविडेंड के अमाउंट को घटवा सकते हैं, बढ़वा नहीं सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि भाई 1 लाख रुपए कमाए तो 30,000 क्यों बांट रहे हो, चलो 60,000 बांटो। ये अधिकार शेयर होल्डर के पास नहीं है। ये सब बात कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। हाँ, शेयर होल्डर के पास ये अधिकार है ये बोलने का कि 1 लाख में 30,000 का बांट रहा है, भाई 20,000 बांटो, 10,000 और रखो, मतलब 70,000 उधर और 10,000 इधर, 80,000 रुपए रखो, इससे बिजनेस करना, हमको 20,000 रुपए डिविडेंड दो। तो शेयर होल्डर के पास पावर है कि वो डिविडेंड को घटवा सकते हैं, बढ़वा नहीं सकते। कंपनी जो डिसाइड की कि हम इतना डिविडेंड देंगे, या तो वो डिविडेंड होगा या उससे कम होगा। तो कंपनी शेयर होल्डर को बोली कि हम 1 लाख रुपए कमाए हैं, 30,000 रुपए हम आप लोगों को डिविडेंड देना चाहते हैं, शेयर होल्डर अग्री हो गए तो वही प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं 30,000 के बजाय 25,000 का पेमेंट करिए, तो फिर 25,000 का पेमेंट किया जाएगा और बाकी पैसा जो बच जाएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी में दिखेगा और वो बिजनेस पर्पस में यूज होगा। तो शेयर होल्डर के पास पावर है कि कंपनी जो डिविडेंड प्रपोज कर रही है या तो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो उसको घटवा दे, बढ़वा नहीं सकती है। ये बात कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट 2013 का बात नहीं, ये बहुत पुराना लॉ है। मतलब ये कंपनीज एक्ट 1956 में भी लिखा हुआ था, उसके पहले वाले लॉ में भी लिखा हुआ था। कंपनीज एक्ट 2013 में जहां जहां चेंजेस होना चाहिए वहां चेंजेस किया गया है, लेकिन कुछ एक लॉ तो पुराना वाला ही है। नेक्स्ट, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को 15 सितंबर को प्रपोज की, तो ये 15 सितंबर डेट कौन सा है? 2022, और ये फॉल किस साल में करेगा? 2022-23। तो देखा जाए 21-22 में जो कंपनी 21-22 का ये कमाई किससे रिलेटेड था? 21-22 से रिलेटेड था, जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोली 15 सितंबर को कि हमने 21-22 में 1 लाख रुपए कमाया है, इसमें से आप लोगों को 30,000 हम लोगों को देने का सोच रखा है। तो 21-22 का कमाई 30,000 रुपए ये कब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 22-23 में। तो ये 22-23 के सीएफएस में क्या दिखेगा? 30,000 का पेमेंट। और फिर 22-23 में जो कंपनी कमाएगी इसका प्रपोजल 23-24 में जाएगा और उसका पेमेंट कब होगा? 23-24 में। इसीलिए हम लोग पढ़े कि अगर इस साल डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है तो वो प्रीवियस ईयर का प्रपोजल का पेमेंट इस साल हो रहा होगा। तो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है कि पिछले साल जो कमाए थे उससे रिलेटेड कमाई का पेमेंट इस साल हो रहा है तो वो इस साल के सीएफएस में आएगा, और इस साल का कमाई का पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगा तो वो उस साल के सीएफएस में आएगा। तो 21-22 में जो कंपनी कमाई 1 लाख रुपया, इसमें से 30,000 रुपया वो 15 सितंबर को प्रपोज की शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर अग्री हो गए, तो फिर 15 सितंबर को क्या हो जाएगा? फिर 1 महीने के अंदर अंदर फिर कंपनी क्या करती है, अपने ये कंपनी को 1 महीने का टाइम मिलता है कि वो जो प्रपोज की है उसका पेमेंट करने का। कहने का मतलब ये है कि कंपनी 15 सितंबर को मीटिंग बैठाई और 15 सितंबर को शेयर होल्डर को प्रपोज की कि हम आपको 30,000 रुपए देंगे, शेयर होल्डर अग्री हो गए, तो ये 30,000 रुपए कब पे करना है?
अभी तो 15 सितंबर को मीटिंग ही हुआ है, तो लॉ में लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर उसका पेमेंट कर देना है। तो अगर मान लो 15 सितंबर को प्रपोज किया गया है तो 14 अक्टूबर तक ये 30,000 रुपए का क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, सारे शेयर होल्डर को उसके अकाउंट में चेक भेज दिया जाएगा, या अगर अकाउंट नंबर शेयर किया हुआ तो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट प्रपोज्ड डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड बिकम्स एक्चुअल डिविडेंड। तो प्रपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड में फर्क क्या है बच्चों, कि क्वेश्चन में अगर आपको प्रपोज्ड डिविडेंड देगा तो आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा देगा। तो हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में करते हैं और करंट ईयर का पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो जब कभी भी क्वेश्चन में प्रपोज डिविडेंड देता है तो आप मानकर चलो आपको हमेशा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर देगा। और आप देख लो हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें जिसमें प्रपोज डिविडेंड 4-5 जगह दिया हुआ था, सब जगह प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया हुआ था, और हम लोग प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में कर रहे थे, तो वो करंट ईयर के सीएफएस में आया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिविडेंड देगा ना, तो क्वेश्चन में डिविडेंड केवल आपको अमाउंट बता देगा कि इतना रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं। मतलब आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का बाइफर्केशन नहीं बताएगा, आपको स्ट्रेट अवे बता देगा कि हम 50,000 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में 50,000 का पेमेंट कर दे रहे हैं। प्रपोज डिविडेंड के केस में आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का डेटा बताएगा, तो हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट कर देंगे। जबकि क्वेश्चन में जब डिविडेंड देता है तो आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखता है, सीधे लिखता है डिविडेंड पेड 50,000। तो वो जो डिविडेंड पेड 50,000 रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में। उसका मतलब क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर ये सब लैंग्वेज ही बोलेगा डिविडेंड पेड 30,000। तो इसका मतलब यही है कि आप करंट ईयर में जो 30,000 डिविडेंड पे कर रहे हैं वो प्रपोज डिविडेंड वाला ही है जो 30,000 पेमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको जब प्रपोज डिविडेंड लैंग्वेज यूज करेगा तो आपको करंट ईयर प्रीवियस ईयर का डाटा देगा, और जब क्वेश्चन में डिविडेंड लिखा रहेगा तब करंट ईयर प्रीवियस ईयर वर्ड नहीं लिखा रहेगा, स्ट्रेट अवे अमाउंट लिखा हुआ रहेगा। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर का पेमेंट करंट ईयर में कर रहे हैं अगर क्वेश्चन में केवल डिविडेंड दिया है तो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है डिविडेंड 20,000, डिविडेंड पेड 20,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना देके चुप है, तो आप समझ जाओ कि हम करंट ईयर का जो सीएफएस बना रहे हैं ये एक्चुअली 20,000 का जो डिविडेंड पे कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर की कमाई में से 20,000 रुपए का पेमेंट करंट ईयर में किया जा रहा है, इसलिए करंट ईयर के सीएफएस में डिविडेंड पेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो बेसिकली प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड में फर्क समझ में आ रहा है कि प्रपोज डिविडेंड में क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल बताएगा कि करंट ईयर का डिविडेंड कितना है और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कितना है। तो आपको बताएगा कि प्रीवियस ईयर में इतना, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इतना डिविडेंड देना है और करंट ईयर से रिलेटेड इतना डिविडेंड देना है। तो प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड करंट ईयर में जाएगा और करंट ईयर वाला डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा। तो जब जब हम लोग प्रपोज डिविडेंड का क्वेश्चन बनाए आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर क्वेश्चन में दिया है और हम लोग प्रीवियस ईयर का पेमेंट किए और प्रीवियस ईयर का ही अकाउंटिंग की है कि नहीं। और जब कभी भी क्वेश्चन एक दो जगह था जहां क्वेश्चन में डायरेक्टली डिविडेंड पेड लिखा हुआ था, ठीक है, बस डिविडेंड पेड 20,000 लिख के छोड़ दिया था, तो इसका मतलब क्या है कि उसको आपको खुद से समझना है कि वो प्रीवियस ईयर का है जो कि करंट ईयर में क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है जिसका पेमेंट हम लोग करंट ईयर में कर रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है बच्चों जब दो एनुअल जर्नल मीटिंग के बीच में कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर दे। ठीक है, हम आपको क्या बताएं कंपनी का मीटिंग कब हो जाता है, डेडलाइन क्या रहता है 30 सितंबर। ठीक है, मान लो कंपनी लास्ट एजीएम कंडक्ट कराई थी 30 सितंबर 2021 में लास्ट डेट पे, और मान लो नेक्स्ट कंपनी को एजीएम कंडक्ट कराना है 30 सितंबर 2022 को। तो कंपनी दो एजीएम के बीच में अगर अचानक से कंपनी बोलती है कि हम लोग बहुत पैसा कमाए, हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेंगे, तो उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। उसको क्या बोला जाता है, इंटरिम डिविडेंड। कि जब दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये बोलती है कि हम अपने शेयर होल्डर को जिनके जिनके पास हमारी कंपनी का शेयर्स है हम हर शेयर्स के बदले 2 रुपए देंगे, तो दैट इज व्हाट डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड होता है कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कंपनी अचानक से अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को डिविडेंड देना शुरू कर देती है। ठीक है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। तीनों का काउंटिंग करने का तरीका सेम है। डेबिट साइड में 2 बैंक लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय पीएल लिखते हैं। डेबिट साइड में 2 बैंक, क्रेडिट साइड में बाय पीएल लिखते हैं। क्रेडिट साइड वाला जो बाय पीएल वाला अमाउंट होता है वो ऊपर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफर टू रिजर्व और ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ ऐड होता है, और जो डेबिट में 2 बैंक लिखते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होता है। तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो अभी तक हम लोग प्रोपोज डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 369 बनाए। आप जाकर देख लेना, ये तीनों क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और हम लोग प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिए हैं, डेबिट में टू बैंक, क्रेडिट में बाई पीएल। जो क्रेडिट में बाई पीएल था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर में ऐड किए होंगे, और जो टू बैंक होगा उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस किए होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिविडेंड पेड डायरेक्टली दिया हुआ है। तो डिविडेंड पेड अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है तो उसको हमको ये इंटरप्रेट करना है कि ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से रिलेटेड हम करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं, तो वो करंट ईयर के सीएफएस में आएगा, क्योंकि पेमेंट करंट ईयर में हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हुए बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 में हम लोग क्या किए होंगे, टू बैंक और बाई पीएल किए होंगे। बाई पीएल वाला ऊपर में ऐड हो गया होगा और टू बैंक वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो गया होगा। और एंट्रीम डिविडेंड अगर आपको मिलता है क्वेश्चन में, तो इसका क्या करना है, क्रेडिट साइड में बाई बैंक और डेबिट, क्रेडिट साइड में बाई पीएल, डेबिट साइड में टू बैंक जैसे करते थे। और जो क्रेडिट साइड में बाई पीएल है ये ऊपर में ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इंटरिम डिविडेंड, है ना, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर टुडे।